तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो है पिछले भाग में जाना कि लोकतंत्र क्या होता है। हमने लोकतंत्र को कहा एक ऐसा शासन जिसमें जो शासक है उसको लोग चुनते हैं। हमने फिर इसको दो भाग में देखा था कि ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में हमने कहा था कि इसमें जो लोग हैं सीधे तौर पर शासन करते हैं, यानी कि जितनी भी नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, उसमें लोग जो है सीधे तौर पर अपनी सहमति जताते हैं। ये वहां पर संभव है जहां जनसंख्या कम होती है। फिर हमने कहा था अप्रत्यक्ष यानी प्रतिनिधि वाला लोकतंत्र, जो हमारे जैसे भारत देश में होता है, जिनकी जनसंख्या ज्यादा होती है। यहाँ पर जो है लोग जो है वो सीधे तौर पर शासन नहीं करते, वो अपने प्रतिनिधित्व चुनते हैं जो उनकी तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। फिर हमने कहा था बच्चों कि जो हमने हमारे लोकतंत्र की परिभाषा दी थी वो अधूरी है अगर हम उसके साथ इसकी चार विशेषताओं को नहीं जोड़ते हैं। कौन कौन सी चार विशेषताएं हमने देखी थी? पहली हमने देखी थी कि चुनाव जो है, चुनाव के माध्यम से जो प्रतिनिधित्व चुन करके आ रहे हैं वही महत्वपूर्ण निर्णय लेंगे। दूसरी विशेषता हमने ये देखी थी कि चुनाव करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए। तीसरी हमने देखी थी कि उस चुनाव की प्रक्रिया में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं उनमें समानता रहनी चाहिए, हर एक की वोट का जो है एक ही मोल होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति विशेष इसमें नहीं रहना चाहिए। और चौथा हमने कहा था कि जो चुनाव के माध्यम से जो सरकार चुन करके आई है उसे कायदे कानून संविधान को मान करके ही अपने सारे काम आगे के शासन जो है वो करना है। अब बच्चों हम इस भाग में जानेंगे कि हमें लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें लोकतंत्र की जरूरत है। पूरे विश्व में लोकतंत्र को इतना सबसे उच्च व्यवस्था शासन की क्यों कही गई है, वो अब हम इसमें जानेंगे। तो चलिए ये वाला जो भाग है हम वो शुरू करते हैं। बच्चों हमारा देश जो है वो लोकतांत्रिक है, अभिव्यक्ति की हमें आजादी है, चर्चाएं जो है हर विषय पे होती रहती हैं, तर्क वितर्क दोनों समूह हमें। तो इसमें ही एक होता है कि लोकतंत्र के खिलाफ कौन कौन से तर्क दिए जाते हैं कि लोकतंत्र अच्छा क्यों नहीं है। उसमें हम पहले तर्क देखेंगे, फिर इसके जो है आंसर्स देखेंगे कि इन तर्क के पीछे वितर्क क्या क्या है। पहला बच्चों ये है कि लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। क्या होता है बच्चों, 5 साल में जिसकी भी सरकार है, अगर जनादेश उसका उल्टा गया तो जो सरकार है वो बदल जाती है। तो इस प्रकार से अस्थिरता रहती है। और सरकार कब तक रहती है? जब तक उसमें बहुमत हो। अगर जो सरकार है उसमें बहुमत खत्म हो गई है तो बीच में 5 साल के पहले भी बच्चों जो सरकार है वो गिर जाती है और फिर से जो है नई सरकार बन जाती है। तो क्या होता है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, बहुत सारे कार्य जो होते हैं जो एक सरकार करती है, अगर सरकार बदल दी जाती है और दूसरी सरकार आती है और उसको वो कार्य उपयोगी नहीं लगते हैं तो वो उन काम को आधे में भी रोक सकती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे काम जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अस्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। दूसरा बच्चों क्या, कुछ लोगों का मानना जो ये तर्क देते हैं कि लोकतंत्र अच्छा नहीं होता है, वो क्या तर्क देते हैं बच्चों? दूसरा ये होता है कि लोकतंत्र में सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयां होती हैं और सत्ता का खेल होता है, यहाँ नैतिकता नहीं होती है। हम बहुत बार देखते हैं बच्चों जो राजनेता होते हैं वो बहुत ही अनैतिक बातें कर जाते हैं, उनके कार्य कुछ कुछ अनैतिक से हो जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए वो बहुत सारे अलग अलग हथकंडे जो हैं वो अपनाते हैं, कुछ गलत काम में भी करते हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर जो नेता है वो बोलते हैं हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस प्रकार से जो बोलते हैं, और जब उन्हें सत्ता नहीं मिलती है तो उसी विचारधारा जिसके खिलाफ वो लड़ रहे होते हैं उनमें ही वो शामिल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये नैतिकता जो है वो वहां दिखती नहीं है। तो इस प्रकार से जो है नैतिकता का ये तर्क देते हैं। तीसरा जो ये है तर्क उनका रहता है लोकतंत्र के खिलाफ बच्चों, वो ये रहता है कि लोकतंत्र व्यवस्था में इतने सारे लोगों में बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। क्या होता है बच्चों, हमारे यहाँ बच्चों अगर कोई भी कानून पारित करना है या कोई बजट लेके आना है तो उस पर पहले संसद में जो है बहस होती है, चर्चाएं होती हैं, तब जाकर के जो है कोई भी कानून या कोई भी बजट जो होता है वो संसद से पास होता है। तो इस प्रकार से बच्चों जब वो चर्चाएं होती हैं तो सबसे पहले लोकसभा में होगी, फिर उसके बाद वो राज्यसभा में होगी,
फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी, फिर उसमें हस्ताक्षेप होंगे, हस्ताक्षर होंगे और फिर जो है वो काम आगे बढ़ेगा। तो इस प्रकार से बच्चों थोड़ा सा जो है जब वो चर्चाएं का दौर चलता है तो विलम्ब हो जाता है, थोड़ी देरी हो जाती है, इसलिए फैसले थोड़े देर से आते हैं। तो ये भी एक तर्क रहता है कि लोकतंत्र में फैसले जो है वो थोड़े से देरी कर जाते हैं। और साथ ही में बच्चों क्या होता है कि लोकतंत्र रहता है तो हर किसी को चुनाव में लड़ने का अधिकार होता है, प्रतिनिधि बनने का अधिकार होता है। तो कई बार लोग जो है गलत प्रतिनिधित्व को चुन लेते हैं। जो बच्चे और नेता कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े-बड़े वादे करते हैं कि हम जीतने के बाद ऐसा कर देंगे, हम जीतने के बाद वैसा कर देंगे, पर बाद में जो है वो पलट जाते हैं। उन्हें लोगों का हित के बारे में परवाह नहीं होती है, वो सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। तो इस हिसाब से फिर ऐसे प्रतिनिधित्व जो होंगे वो अपना सही निर्णय लोगों की तरफ से नहीं ले पाएंगे, वो गलत फैसले लेंगे। तो ये भी कुछ परेशानी जो है लोकतंत्र में रहती है। बच्चों जो चुनावी लड़ाई होती है, चुनाव का जो प्रचार होता है वो बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है, इसमें बहुत ज्यादा जो है पैसे लगते हैं। तो ऐसे में बच्चों क्या होता है, भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है कि अब जो प्रतिनिधि ने करोड़ों रुपए लगाए हैं तो वो फिर उसे कहीं ना कहीं से वसूलेगा भी। तो इस प्रकार से जब वो प्रतिनिधित्व बन जाता है, जब वो जीत जाता है, तो उसके बाद उसमें भ्रष्टाचार के भी बहुत सारे आसार आ जाते हैं। पार्टियां जो बच्चों अपने कैंडिडेट पे जितना पैसा खर्च करती है, तो अगर वो सत्ता में आती है, सरकार बनाती है, तो फिर वो पैसे जो हैं उन्हें वापस भी चाहिए होते हैं, तो वो फिर भ्रष्टाचार करते हैं। तो इस प्रकार से जो चुनावी लड़ाई है उसके माध्यम से भी भ्रष्टाचार होता है, ये एक तर्क होता है। साथ ही में बच्चों ये होता है कि इतने सारे 130 करोड़ की जनता अगर हमारे भारत में है, तो 130 करोड़ की जनता सब जो है इतनी सक्षम नहीं है कि वो जान सके कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो बच्चों ये लोकतंत्र के खिलाफ जो तर्क देते हैं, उनका ये कहना होता है कि हर किसी को फैसला लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सही फैसले नहीं ले सकते हैं। इन लोगों का कहना होता है बच्चों की जो ज्यादा बुद्धिजीवी है, जो ज्यादा समझदार है, अगर ऐसे लोग ही हमारे लिए फैसला लें तो वो ज्यादा अच्छे फैसले होंगे। साथ ही में बच्चों क्या होता है कि जैसे लोकतंत्र में नेतृत्व बदल रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, तो उससे देश पर बहुत असर पड़ता है। जैसे कि देश की जो है विदेश नीतियां, एक सरकार की विदेश नीति कुछ अलग प्रकार से है, तो दूसरी सरकार जो है वो अपने हिसाब से विदेश नीति रखेंगी। तो इस तरीके से बड़े बड़े फैसले जो रहते हैं इन पे बुरा असर पड़ता है, उसका सरकार की कार्य कुशलता यानी कि इफिशियंसी थोड़ी कम होती है, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो बच्चों इससे इन सबको देखकर आपको लगता होगा कि हाँ सही बात है, लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। तो बच्चों लोकतंत्र के अलावा क्या हम तानाशाही नहीं ला सकते हैं? हमने देखा कि किस प्रकार से तानाशाही में लोगों के अधिकारों का हनन होता है, किस प्रकार से स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। बच्चों लोकतंत्र एक जादू की छड़ी नहीं है कि जो सारी समस्याओं को हल कर सके। लोकतंत्र का मेन फोकस बच्चों ये रहता है कि लोग जो है अपने फैसले खुद करें, और अगर लोग गलत फैसले ले भी सके तो भी उन्हें जो है सुधारा जा सके। अब बच्चों ये सब जो थे वो तो खिलाफ के तर्क थे, अब हम इसके पक्ष में तर्क देखेंगे और ये जो तर्क दिए हैं ये किस प्रकार से गलत साबित होते हैं, इनकी अच्छी चीजें क्या होती हैं, इनमें से निकल के आती हैं, वो अब हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क। बच्चों इसका पहला तर्क ये रहता है कि लोकतंत्र में जो है शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, यानी कि जो सरकार बनी हुई रहती है उनको लोगों को जवाब देना होता है, जवाबदेह ज्यादा होते हैं। जहां बच्चों हमने देखा कि तानाशाह होते हैं या राजवंश होते हैं, जहां राजा का शासन होता है, वहां वो किसी भी प्रकार से प्रजा के प्रति या लोगों के प्रति जवाबदेही नहीं होते हैं। जबकि जो सरकार बनती है लोकतांत्रिक ढंग से, अगर कोई सरकार बनी है तो वो लोगों के प्रति जवाबदेही रहती है, ज्यादा जवाबदेही रहती है। उन्हें उनके हर एक कदम को जो है बताना होता है। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी नियम कानून ला रहे हैं, कोई भी ऐसी गतिविधि कर रहे हैं, तो विपक्ष के तौर पर जो बैठे हमारे प्रतिनिधि हैं वो उनसे हर प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं कि अगर आपने ये चीजें की हैं तो आपने क्यों की। और एक लोकतांत्रिक जगह पर, अगर आप एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो उस प्रतिनिधि को उनके जवाब देने होंगे। तानाशाही और राजाशाही में बच्चों ऐसा नहीं होता, तानाशाह की मर्जी उसे नहीं देना वो नहीं देगा, राजा की मर्जी उसे देना है नहीं देना। पहली बात तो हिम्मत कौन करेगा उनसे पूछने की। तो इसलिए बच्चों लोकतंत्र जो है यहाँ पर जवाबदेही ज्यादा होती है, और जवाबदेही जहां होती है तो वहां पर लोगों को संभल करके काम, जो प्रतिनिधि है उनको, शासक जो है उन्हें संभल करके काम करना होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे इस कदम का जवाब देना होगा। बच्चों दूसरा तर्क जो उसके खिलाफ जो लोकतंत्र के कहा गया था वो ये था कि जो निर्णय लेने में थोड़ी सी देरी होती है।
पर बच्चों, जो देर से जो निर्णय लिए जाते हैं, थोड़े समय के बाद जो निर्णय लिए जाते हैं, उनकी सही होने की संभावना जो होती है वो ज्यादा होती है। क्या होता है बच्चों कि लोकतंत्र में कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हैं, कोई भी निर्णय लेते हैं, तो उसमें क्या करना होता है, उसमें चर्चाएं होती हैं, उसमें बहसें होती हैं कि ये चीज करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसमें तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं। तो हर एक जो है पक्ष सुना जाता है, उसमें फिर जानकारियां प्राप्त होती है कि कहाँ जो है इसमें गलती हो रही है, कहाँ इसमें अच्छी चीजें जा रही हैं। तो इस प्रकार से जब खूब सारे लोग उस पर चर्चा करते हैं, तो वो निर्णय अच्छे आने की संभावना बढ़ जाती है। भले ही वो देर से होती है, पर जो अच्छे निर्णय हैं उनको थोड़ा देरी से ही ले तो अच्छा होता है। तो निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। हमने दो देखे अभी। पहला क्या तर्क में कि जवाबदेही वाला स्वरूप रहता है, सबको जवाब देना होता है शासन को, इसलिए वो ज्यादा अच्छा होता है। साथ ही में बच्चों थोड़ा धीरे आता है, तो निर्णय इतने सारे लोग जब जमा होके किसी चीज पर चर्चा करते हैं, तो इतने सारे विचार मिलते हैं, तो निर्णय लेने की सही निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। बच्चों, जो विपक्ष के जो लोकतंत्र के खिलाफ जो थे, उन्होंने ये कहा था कि जो लोकतंत्र रहता है उसमें असमानता आ जाती है, क्योंकि वहां पर लोग जो है गुटों में बट जाते हैं, अपने प्रतिनिधि को लेके पार्टियों के तरीके से लोग गुटों में हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं है बच्चों, लोकतंत्र जो है वो मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका भी उपलब्ध कराता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि 5 साल बाद फिर से चुनाव होंगे, और अगर ये एक तरीके से कार्यकुशलता को और ज्यादा बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? क्योंकि जो चुना हुआ प्रतिनिधित्व है उसको पता है कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा, अब मैं अगर सिर्फ अपना सोचूंगा, अपना लालच करूंगा, तो मेरे को जो है 5 साल बाद ये जनता उखाड़ के फेंक देगी। अगर मुझे वापस से 5 साल के लिए आना है, तो मुझे लोगों के हिसाब से ही काम करना होगा, लोगों के कल्याण में ही काम करना होगा, लोगों के इच्छा अनुसार ही काम करना होगा, तभी जो है लोग मुझे वापस से ले करके आएंगे। इसलिए लोकतंत्र में बच्चों कार्यकुशलता और बढ़ती है, ना कि उस और कम होती है। और फिर साथ में बच्चों क्या होता है कि जब चुनाव होता है, तो उसमें बहुत सारे प्रतिनिधि खड़े होते हैं, तो हर किसी को जो है जीतना होता है, तो वो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है। तो ये एक तरीके से ये जो कंपटीशन है, ये हमारे लिए, जनता के लिए बहुत ज्यादा फायदे का कंपटीशन होता है, क्योंकि बच्चों ऐसे में हम हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को हमारा प्रतिनिधि बना सकते हैं। तो बच्चों, ये जो 3 पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा काफी है हमें लोकतंत्र के पक्ष में पल्ला ज्यादा भारी करने के लिए। पर इसका सबसे बड़ा पॉइंट जो तर्क में होता है वो ये होता है बच्चों कि लोकतंत्र जो है नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। बच्चों, ऐसा कहा जाता है ना कि एक इंसान जो है एक रोटी कम खाकर रह सकता है, पर उसे उसका सम्मान बहुत प्यारा होता है। तो बच्चों, जो लोकतंत्र है और नागरिक है, उनका रिश्ता जो है सिर्फ सरकार तक ही नहीं है कि सरकार हमें चुनाव कराना है और सरकार सरकार बनवानी है। नहीं बच्चों, जो लोकतंत्र है वो नागरिकों को विश्वास देता है। नागरिकों को पता है कि लोकतंत्र रहेगा तभी संविधान बना रहेगा, और संविधान ने ही हमें हमारे अधिकार दिए हैं, हमें हमारी स्वतंत्रता दी है। अगर हमें आजादी से रहना है, अगर हमें स्वतंत्रता के साथ रहना है, हमें हमारे अधिकार हमेशा मिलते रहे, तो उसके लिए लोकतंत्र होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। लोकतंत्र बच्चों हमेशा समानता की बात करता है। इसलिए बच्चों, यहाँ पर बच्चों कोई अमीर हो या गरीब हो, कोई किसी भी धर्म को या जाति का हो, सब जो है समान दर्जे के होते हैं, सबके लिए कानून एक बराबर होता है, और इस समानता को, नागरिकों को इस समानता से बहुत ज्यादा प्यार है। लोकतंत्र जो है बच्चों, वो नागरिक को प्रजा नहीं बनाता, वो शासन बनाता है, शासक बनाता है, जो अपने डिसीजन, जो अपने फैसले खुद लेते हैं। अब बच्चों, हमने जो है ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि लोकतंत्र एक बिल्कुल ऐसी चीज है जिसमें कोई गलतियां नहीं होती हो, या कोई भी इसमें गलती ना हुई हो। पर बच्चों, इसमें गलतियां होती हैं, तो हम इसे सुधारने की भी अनुमति जो है लोकतंत्र हमें देता है। अगर किसी प्रकार की अगर गलतियां हुई है, तो सरकार जो है उसे बदल सकती है, और अगर सरकार नहीं बदल रही है, तो लोग जो है उस सरकार को ही बदल सकते हैं। बच्चों, लोकतंत्र में जो है गलतियां आसानी से छुपती भी नहीं है, क्योंकि आप इतने ज्यादा जवाबदेही होते हो लोगों के प्रति कि जो गलतियां हैं वो खुद ब खुद सामने आ जाती है। तो बच्चों, इन तर्क के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र है वो हाल फिलहाल में तो शासन की सबसे अच्छी उत्तम व्यवस्था है। ये शासन लोगों का शासन होता है।
लोगों के लिए होता है और लोगों के द्वारा दिया गया शासन लोकतंत्र में होता है। तो बच्चों ये वाले जो पॉइंट्स हैं हम याद रखेंगे कि पक्ष में जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला बच्चा ये कि जो लोकतंत्र होता है वो शासन में ज्यादा जवाबदेही वाला स्वरूप होता है, जवाबदेही इसमें ज्यादा होती है दूसरे शासनों के कंपेयर में। दूसरा ये कि इसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो थोड़ी देरी से आते हैं, पर वो निर्णय बेहतर निर्णय आते हैं क्योंकि बहुत सारी चर्चा और बहस के बाद वो निर्णयों पर सहमति जताई जाती है। तीसरा ये होता है बच्चों के मतभेद और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। चौथा हमने सबसे महत्वपूर्ण पढ़ा था कि लोकतंत्र जो है वो नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। और पांचवा हमने ये पढ़ा है कि लोकतंत्र जो है उसमें हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। सरकार अगर चाहे तो उसे भी सुधार सकती है और अगर सरकार नहीं सुधारे तो हम सरकार को सुधार सकते हैं। बच्चों गलतियां करने में चीन से आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता। इस देश ने इतनी गलतियां की हैं कि बस पूछो मत। तो सबसे पहले क्या हुआ था बच्चों, चीन में बच्चों 1958 से 1961 के समय में एक बहुत बड़ा भूखमरी आई थी। अकाल पड़ गया था बच्चों, सूखा पड़ गया था, भूखमरी वहां पर आ गई थी। इतनी ज्यादा भूखमरी हुई थी बच्चों कि 3 करोड़ लोग जो थे वो भूख की वजह से मर गए थे। इतनी भूखमरी बच्चों इससे पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। उस समय बच्चों जो भारत था, हमारा जो देश था, उसमें भी स्थिति कुछ इतनी अच्छी नहीं थी। हम भी जो है हम भी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे थे चीजों को लेकर के, पर इसके बावजूद भी बच्चों हमारे यहाँ इस प्रकार की भूखमरी कभी भी नहीं आई। हमने बच्चों देखा है कि जो लोकतांत्रिक देश जो है वहां पर कभी भी इस प्रकार से इतनी बड़ी स्तर पर भूखमरी कभी भी देखी नहीं गई है। क्योंकि बच्चों सबसे ज्यादा अगर जहां लोकतंत्र होता है तो वहां लोगों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। चीन में लोकतंत्र है नहीं वहां पर जिस प्रकार से भारत में है। तो भारत में भी इस प्रकार से अगर अकाल पड़ा था उस समय तो उन्होंने उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया, लोगों का ध्यान रखा गया। खाद्य सुरक्षा इस प्रकार से की गई कि लोगों को जो है खाना पहुंचे, भूखमरी की इतनी बड़ी स्थिति पैदा ना हो। पर ऐसा कुछ भी चीज जो है चीन ने उस समय नहीं की, क्योंकि उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम जो है वो तो जीतेंगे ही सही। लोगों पर उसने इतना ध्यान कभी दिया नहीं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी भूखमरी जो है वहां पर हो गई। बच्चों किसी को भी वो जवाबदेही होते नहीं थे, विपक्ष होता नहीं था। तो इस कारण से जो चीन है उसमें इतनी बड़ी भूखमरी देखने को मिली, क्योंकि कोई भी उसके खिलाफ सवाल उठा ही नहीं पाया कि भाई इतनी बड़ी भूखमरी हो रही है, खाने की लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, तो सरकार क्या कर रही है। सरकार किसी के जवाबदेही थी नहीं, इसलिए जो है ये समस्या इतनी बढ़ती गई कि बच्चों 3 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बच्चों ये भी एक तर्क होता है कि जो हमारा लोकतंत्र होता है वो इतना जवाबदेही होता है कि वो लोगों के हिसाब से काम करने के अनुरूप होता है। हम जो है जवाब देना होता है, इसलिए चीजें जो है बहुत अच्छी तरीके से चलती हैं। लोकतंत्र में लोगों की जरूरतों का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है। अब बच्चों एक प्रश्न आ जाता है, क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। हमने दोनों तर्क पढ़े थे, लोकतंत्र के खिलाफ भी तर्क पढ़े थे और उसके पक्ष में तर्क भी पढ़े थे। तो अब इनमें से हमें बताना है कि खिलाफ कौन कौन से तर्क हैं। तो पहला है लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, इससे अस्थिरता पैदा होती है। क्या ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है? हाँ बिल्कुल। फिर क्या कहता है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है, यहाँ नैतिकता की कोई जगह नहीं होती। ये भी हमने पढ़ा था कि ये भी तर्क में लोकतंत्र के खिलाफ तर्क दिया गया था कि यहाँ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई होती है, सत्ता होती है, अराजकता फैलाई जाती है। फिर था लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों में बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि हर फैसले में देरी हो जाती है। ये भी हमने पढ़ा था कि ये खिलाफ का तर्क था। इसके पक्ष में हमने तर्क क्या दिया था कि इतने सारे लोगों का विचार विमर्श होता है तो इस कारण से थोड़ी सी देरी हो जाती है, पर वो फैसला जो है इससे और ज्यादा सही होता है। तो हम देखा जाए तो तीनों जो है वो खिलाफ के ही तर्क थे। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, डी, उपरोक्त सभी। बच्चों अब जो है हम लोकतंत्र का व्यापक अर्थ समझेंगे, यानी कि ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे, जहां पर लोकतंत्र का उपयोग हो सकता है। अभी तक हम क्या देखते हैं कि लोकतंत्र यानी कि हम समझते हैं कि देश से जुड़ा कोई मुद्दा है या फिर चुनाव से जुड़ा है, इस प्रकार से हम लोकतंत्र को लेते हैं। लोकतंत्र की परिभाषा में बच्चों एक चीज जो आपको रट लेनी है वो ये है कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा और लोगों के लिए होता है। यानी कि लोकतंत्र में लोगों का शासन होता है, लोग चुनते हैं कि उनका शासक
कौन होगा? तो बच्चों लोकतंत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है चुनाव के माध्यम से, और सिर्फ इनके लिए लोकतंत्र की आवश्यकता नहीं होती है। हम उन सभी जगहों पर भी लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर ऐसे संस्थाएं या संगठनों के लिए हम उपयोग कर सकते हैं जहां पर बच्चों चर्चा करके किसी फैसले को लिया जाता है, जहां पर बहुमत से फैसले लिए जाते हो, सबकी सहमति जहां जरूरी होती हो, उन्हें जो है हम लोकतंत्र कह सकते हैं। जैसे कि हम उदाहरण में हम कहते हैं कि मेरा जो परिवार है वो बहुत ज्यादा लोकतांत्रिक है, कि हमारे यहाँ जो भी फैसला लिया जाता है उसमें सब जो है चर्चा में भाग लेते हैं, और मेरी सहमति भी उतनी ही मायने रखती है जितनी मेरे दूसरे अन्य परिवार की। तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, लोकतांत्रिक चीज हुई। तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसके उदाहरण ले तो बच्चों अपनी एनसीईआरटी में ही ऐसे और भी उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि मुझे ऐसे शिक्षक नहीं पसंद जो जवाब देते, जो बोलने और सवाल पूछने की इजाजत नहीं देते हो। मुझे ऐसे शिक्षक पसंद है जिनकी मानसिकता जो हो वो लोकतांत्रिक हो। तो यहाँ पर भी लोकतंत्र का मतलब क्या बताया गया है, स्वतंत्रता से बताया गया है कि भाई लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों को अपना व्यक्तित्व, लोगों को अपनी जो है विचार को व्यक्त करने की आजादी होती है, सरकार की आलोचना करने की आजादी होती है, प्रश्न पूछने की आजादी होती है। तो इस सेंस में जो है इस जगह पर लोकतंत्र का इस्तेमाल किया गया है। लोकतंत्र होता है उसमें बहुमत की बहुत ज्यादा मायने होते हैं, क्योंकि बच्चों लोकतंत्र होता है तो उसमें संख्या बहुत ज्यादा होती है देशों में लोगों की, तो वहां पर हर किसी का मत एक जैसा नहीं होता है, वहां पे अलग अलग विचारें होती हैं। तो उसमें जिस विचार का बहुमत ज्यादा होता है वो ज्यादा चलता है। तो वहां पर जितने भी फैसले लिए जाते हैं लोकतांत्रिक देशों में वो बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो चुनाव होता है उसमें भी लोग जो है वो अलग अलग प्रतिनिधि को वोट देते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जिसको वोट मिला हुआ रहता है वो प्रतिनिधि चुन के आता है। तो यहाँ पर भी बहुमत होती है। जब हमारे संसद में कोई भी कानून पारित होता है या किसी भी चर्चा होती है तो और उसको पारित करना होता है, तो उसमें भी क्या लगता है बच्चों, बहुमत लगता है। 2/3 बहुमत अगर हो जाता है तो उसके बाद वो चीजें जो है उस हाउस में से पास हो जाती हैं। तो हर जगह लोकतंत्र में किसको चलाई जाती है, बहुमत इसमें चलाई जाती है। बच्चों जो लोकतंत्र है वो सिर्फ और सिर्फ एक शासन की क्रिया नहीं है, ये एक तरीके का सिद्धांत है जो हम हमारे स्कूल, परिवार, काम सहित जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो हमने एनसीईआरटी के कुछ उदाहरण पढ़े थे उनमें हम देख सकते हैं बहुत सारे जितने भी संस्थाएं हैं वहां पर जहां पर बहुमत हो रही है और चर्चाएं करके जो निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाएं ही कहलाई जाएंगी। अब बच्चों हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जो हमने पढ़ा है उन्हीं को देखते हैं कि आपने कितना आपके दिमाग में चला गया है। तो पहला प्रश्न ये है बच्चों कि जानू पीएफ क्या है। हमने ये पढ़ा था, आप एक बार खुद सोचिए, पॉज करके खुद अपने दिमाग में डालिए कि मैंने क्या क्या पढ़ाया था, और उसके बाद अब देखिए कि जो आपने जो सोचा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पूरी तरीके से सही सोचा होगा। बच्चों हमने ये देखा था कि जानू पीएफ जो है जब बॉम्बे में जब स्वतंत्रता संग्राम चला था तो इस पार्टी के नेतृत्व में 1980 में जब बॉम्बे को स्वतंत्रता मिली थी। और इसके जो नेता थे, इनके जो नेता थे बच्चों, उनका नाम था रॉबर्ट, यस मैंने आपको 4 बार नाम याद कराया था, रॉबर्ट मुगाबे। इनके नेतृत्व में उन्होंने जो है स्वतंत्रता प्राप्त की थी और इन्हें जो है फिर बाद में राष्ट्रपति बनाया गया था, है ना बच्चों। तो राष्ट्रपति इन्हें बनाया गया था। फिर हमने इसको पढ़ा क्यों था, हमने इसमें जाना था कि ये जो थे ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, इन्हें लोग बहुत ज्यादा मानते थे, इनका सम्मान करते थे। पर बच्चों ये क्या करते थे, गलत तरीके से जो है चुनाव जीतते थे, बहुत सारे गलत तरीके अपनाते थे। उसमें हमने क्या क्या देखा था कि इन्हें जो है सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर अपने लोगों पर, जो इनके प्रतिनिधि होते थे, उन पर सरकारी खर्चा
पैसों का इस्तेमाल किया जाता था उनके चुनाव प्रचार के लिए। फिर जो है हमने देखा था कि इनकी पार्टी के खिलाफ किसी भी बुरी चीज के बारे में लोग जो है वो छाप नहीं सकते थे या फिर टीवी वालों इस पर बोल नहीं सकते थे। स्वतंत्रता नहीं थी। न्यायपालिका जो थी इनके दबाव में रहती थी। न्यायपालिका इनके खिलाफ जो है कोई सा भी फैसला सुना नहीं पाती थी। जो जज होते थे उन्हें दबाव दिया जाता था। सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ये लोग नहीं कर सकते थे इनके इसमें। और साथ में ही हमने ये पढ़ा था, यहाँ तक कि बच्चों इसमें ये होता था कि जो सरकारी ऑफिस अधिकारी होते थे उन्हें जो है इनकी मीटिंगों को में शामिल होना होता था। टीचर्स को ये बताया जाता था कि आप आपके जो विद्यार्थी हैं उनको ये बताएं कि आप जो है अपने माता पिता को बताएं कि आप इस पार्टी को वोट दें। तो इस प्रकार से बच्चों ये अलग अलग हथकंडे अपनाते थे चुनाव जीतने के लिए। फिर बच्चों 2017 में इस पार्टी को जो है हटा दिया गया था। अब बच्चों हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि चीन को दुनिया में अब बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न क्या है कि चीन को दुनिया में सबसे भयावह अकाल का सामना किस समय में करना पड़ा और चीन में अकाल का अनुभव भारत के अकाल के अनुभव से किस प्रकार से अलग था। ये हमने अभी जस्ट पहले पढ़ा है। तो किस समय ये अकाल का सामना करना पड़ा था चीन को? 1998 से 1961 तक ये करना पड़ा था। इसमें क्या हुआ था बच्चों? 3 करोड़ लोगों ने जो है भूखमरी के कारण अपनी जान गंवाई थी। अब जो इसमें हमने कंपेयर किस किस को किया था? भारत को चीन से किया था। भारत की भी जो स्थिति थी बच्चों उस समय इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, चीन जैसी ही थी। पर चीन ने जिस प्रकार से अकाल सहा, भारत में उस प्रकार का अकाल नहीं आया। उसके पीछे ये कारण था कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जो है लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, लोगों की इच्छा के अनुसार चीजें होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों जिस प्रकार से थोड़ा सा भी अगर अकाल की स्थिति बनी तो सरकार ने सबसे पहले उस पर ध्यान दिया और उसे कम करने की सारी कोशिशें करी। चीन में बच्चों इस प्रकार की जब स्थिति बनी तो उन्होंने उस पर इतना ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वहां लोगों की इच्छा के अनुरूप चीजें नहीं होती हैं। वहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी है जो हमेशा से चुनाव जीतती आ रही है। तो वहां बच्चों कोई विपक्ष ही नहीं है जो इन सब चीजों पे सवाल उठा सके कि इस प्रकार से चीजें लोगों को देखनी पड़ रही हैं, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है। तो ये चीजें इतनी बढ़ती गई बच्चों कि 3 करोड़ लोग जो थे वो भूखमरी के कारण मर गए।